हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 6th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा दूसरा चैप्टर हमने शुरुआत किया था दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द 6th स्टैंडर्ड ऑफ साइंस सब्जेक्ट, जिसका नाम है दोस्तों द लिविंग वर्ल्ड। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज ये जो चैप्टर आपका जो चल रहा था लिविंग वर्ल्ड, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। जी हां दोस्तों, पहला लेक्चर हमने किया था, उसमें मोर देन हाफ चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। और फर्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करें, हमने आपको बताया था लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एंड बहुत सारी उसके चीजें बताए थे। एक्सक्रीशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आप बुक्स फॉलो करोगे तो एक्सक्रीशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग को देखना है रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है आज उसको कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके अलावा यानी 6th स्टैंडर्ड के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, आपके महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। साइंस मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, ईवीएस मिल जाएगा, फिर आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश ग्रामर है, हर चीज हमने डाल के रखा है। आपको बस हमारे चैनल के अंदर जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है, ढूंढना है। उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे, ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। बस अच्छे से देखना और शेयर करते रहना उसको, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूं आप लोग अच्छे से अच्छे स्कॉलर बन जाए, अच्छे से अच्छे कंसेप्चुअल नॉलेज गेन कर पाए, ठीक है दोस्तों। और साथ ही में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे दो और चैनल है, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स, जहां पे हम व्लॉगिंग करते हैं। तो वो भी चैनल को जाके विजिट कर लेना, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की एंड ये चैप्टर को आज हम लोग कैसे भी करके आज कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, ठीक है ना। हेडिंग डाल देता हूं मैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। देखो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है, अगर नॉर्मली एक्सप्लेनेशन पे जाऊं मैं तो रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई नाम से पता चलना चाहिए कि अगर हमें कोई भी टच करता है, ठीक है ना। मैं पहले ह्यूमन बींग्स की बात करूंगा, एनिमल्स की बात करूंगा, फिर प्लांट्स के ऊपर आऊंगा, मेन तो मुद्दा वही है। तो देखो क्या होता है कि हमें कोई भी टच करता है, जैसे कि अभी मुझे यहां पे किसी ने टच किया, मतलब मैंने खुद ने टच किया यहां पे, तो मुझे फील हुआ कि नहीं हुआ, मैंने फील किया कि नहीं किया, यस। तो यानी कि क्या होता है, हर एक इंसान में या फिर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई होता है। यानी कि अगर कोई भी एक्सटर्नल तरीके से उसको टच करता है या फिर कुछ भी चीज महसूस होता है, तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति को या फिर प्लांट्स को या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो चीज महसूस होता है और वो उसके बदले में रिएक्ट करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बहुत ही तेजी से बॉल आ रहा है, ठीक है, समझ लो यहां पर बॉल है, किसी ने, मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, किसी ने यहां पे कोई क्रिकेट खेल रहा है, समझ लो, ठीक है ना, किसी ने बॉल बहुत तेज मारा तो बॉल मेरी तरफ आ रहा है। तो जब बॉल यहां तक पहुंच जाता है तो हमें पता नहीं क्यों, हम देख भी नहीं रहते बॉल को, लेकिन हमें लग जाता है कि एक बॉल आ रहा है या फिर कुछ तो आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, फटाक से नीचे झुक जाते हैं। करेक्ट है, ये आपने देखा होगा। हम क्या करते हैं, फटाक से नीचे झुक जाते हैं ताकि बॉल हमें ना टकराए, हमें डैमेज ना करे, हमें छुए ना और बॉल ऐसे ही निकल जाए, ठीक है ना, बचने के लिए। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। टॉपिक का क्या है, रिस्पॉन्सिव नाम है ना। तो हमने क्या किया, उस चीज को देख के खतरा महसूस हुआ तो हमने रिस्पॉन्स किया, और रिस्पॉन्स के ही बदौलत, रिस्पॉन्स के ही हेल्प से हम लोग उस बॉल से नहीं टकराए, बॉल ने हमें हिट नहीं किया, नहीं तो हमें चोट लग जाती। तो यही जो तरीका होता है खुद को बचाने के लिए या फिर खुद को फील करवाने के लिए, ये जो चीज होता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। एनिमल्स में भी आप देखोगे, कोई छोटा जानवर होता है, समझ लो उसके पीछे लायन टाइगर पड़ गए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक डियर है, आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे चैनल है हमारे टीवी पे आते हैं, ठीक है ना, उसमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताते हैं कैसे शिकार करते हैं। तो समझ लो कोई डियर है, घास खा रही है चुपचाप, पीछे से शेर धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन डियर कभी कभी ऐसा होता है कि वो देख भी नहीं रहा होता, लेकिन उसको एक सेंस हो जाता है, महसूस हो जाता है कि यार मेरे पीछे कोई तो है, कोई तो खड़ा है। आपके साथ भी होता होगा। तो वो जो सेंस हो जाता है उसी को बोलते हैं क्या, स्टिमुलाई। अब देखो यहां पे स्टिमुलाई उसको हो गया, यानी फील उसको हो गया। अब वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, वो तेजी से भागना शुरू करता है, क्योंकि शेर उसको पकड़ के खा जाएगा, तो वो तेजी से भागना शुरू करता है। तो उसने क्या किया, उस फीलिंग को, उस स्टिमुलाई को क्या किया, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। अगर वो नहीं भागता तो शेर उसको मार के खा जाता। अब एक और सबसे भारी एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, एक प्लांट होता है, आप सभी ने देखा होगा, मिमोसा प्लांट, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली प्लांट्स के बारे में ही है, बाकी तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बारे में। लेकिन एक प्लांट है जिसका नाम है दोस्तों मिमोसा प्लांट। तो मिमोसा प्लांट में क्या होता है, बेसिकली जैसे ही उसको छुई मुई बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी उसकी छोटी छोटी पत्तियां होती है, आपने देखा होगा, इस प्रकार उसके लीव्स होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, आपने देखा तो होगा।
ग्रीन कलर की पूरे पत्तियां होती है इसी प्रकार से। तो जैसे आप उसको छुओगे ना तो उसकी जो पत्तियां होती है ना वो सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है। आपने देखा है कि नहीं, उसको बोलते हैं छुई मुई। अपने मम्मी पापा से पूछना या फिर आपके बड़े भाई बहन होंगे उनको जरूर पूछना कि छुई मुई क्या होता है। तो छुई मुई एक प्लांट होता है, उसमें जो लीव्स होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं, छोटे छोटे पत्ते पत्ते छोटे छोटे लीव्स होते हैं। पहले ऐसे ही मतलब ओपन रहेंगे, पहले एकदम स्ट्रेट ओपन रहेंगे, लेकिन जैसे आप छुओगे उसको तो ये जो अपने लीव्स है ना उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको जब छुआ ना तो उसको खतरा महसूस हुआ, उसको खतरा हो सकता है, इसलिए उसने अपने आप को बंद कर लिया। तो यही जो एक्शन होता है इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हर जो चीजें होती हैं, हर एनिमल होता है, हर प्लांट्स होता है, कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप घर में मनी प्लांट लगाते हो तो मनी प्लांट कौन से डायरेक्शन में बढ़ता है? जहां पे सन होता है, तो सन की तरफ से वो रेंगना शुरू करता है, जहां पे सनलाइट आती है उस तरफ से ग्रो करता है। सनफ्लावर, जो सूर्यमुखी फूल जो बोलते हैं, सनफ्लावर का जो ये होता है ना प्लांट होता है, तो उसमें जब सनफ्लावर आता है तो हमेशा देखना कि उस सनफ्लावर का जो मुंह होता है, यानी कि जो फ्लावर का जो मुंह होता है ना वो हमेशा सन की तरफ होता है। समझ लो लाइट यहां से आ रही है सन की तो वो इस तरफ रहेगा। अब वो धीरे धीरे सूरज ढलेगा, शाम हो जाएगा तो हमारा जो सन है वो इस तरफ हो जाएगा। तो देखना कि वो सूर्यमुखी जो है, जो फ्लावर पहले सुबह इस तरफ का मुंह था, अब वो धीरे धीरे उधर मुंह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, स्टिमुलाई को देख के रिस्पॉन्स किया। उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन को चेंज किया। पहले दिन में इधर था, ईस्ट में था, दिन में उसका मुंह ईस्ट की तरफ था क्योंकि सन उसको वहां पे मिल रहा था, तो सन की तरफ उसने मुंह किया था। अब धीरे धीरे सन अपना डायरेक्शन चेंज किया, ईस्ट से लेकर वेस्ट चला गया, तो वो भी क्या चला जाएगा, ईस्ट से लेकर वेस्ट चला जाएगा। तो यही सब एक्शंस जो होते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक बचे हुए इस चैप्टर में जो कि हम लोग आज के दिन कंप्लीट कर देंगे। अगला टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और इसके बिना तो दुनिया अधूरी है, जिसका नाम है दोस्तों रिप्रोडक्शन। सभी को पता है दोस्तों रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है? फिर भी बता देता हूं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब एक व्यक्ति, मतलब एक मेल, और मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं यहां पे, तो एक मेल जब किसी फीमेल के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है ना? इंटरैक्ट मतलब क्या होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी करना, ठीक है ना? इन शॉर्ट में खुल के थोड़ा बता रहा हूं। सेक्सुअल एक्टिविटीज जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेल का एक स्पर्म होता है, ठीक है ना? मेल का स्पर्म होता है। ये बहुत ही हाई लैंग्वेज का बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप छोटे हो, 6th स्टैंडर्ड में हो, तो इतना समझ जाओ कि मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का एग्स होते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं तब क्या होता है? एक बच्चा फॉर्मेशन होता है, यानी चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी टू रिप्रोड्यूस द न्यू वन। यानी आपको पता है आपके माँ बाप से आप पैदा हुए, आप शादी करोगे, आपसे कोई और पैदा होगा, फिर उनसे ये पैदा होगा, तो धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती जाती है। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि हमारे परिवार को आगे बढ़ाना, दैट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्शन। तो सिर्फ इंसानों में होता है क्या? नहीं, एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, हर चीज में होता है। एक प्लांट दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनका जो मेथड है, रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। उसमें बहुत सारी चीज आ जाती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना? अलग अलग तरीका होता है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मैं आपको हिंट देता हूं, लेकिन ये सब चीज आप 10th में पढ़ोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है ना? बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार होता है बहुत सारी चीज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये सब चीज जो होते हैं मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन फिलहाल में आप छोटे हो तो आपको बस इतना याद रखना है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसके हेल्प से नए बच्चे आते हैं। इंसान के लिए, एनिमल्स के लिए भी नए बच्चे आते हैं, और प्लांट्स की बात करें तो न्यू प्लांट्स जनरेट होते हैं। दैट इज द प्रोडक्शन, ठीक है ना? रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है? अगर वो नहीं होता, संसार आगे बढ़ता हमारा। आज से करोड़ों साल पहले अगर इंसान आए होंगे फॉर एग्जांपल, तो आज हम लोग होते क्या? नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन हुआ है तभी तो हम लोग आए हैं ना। प्लांट्स इतने सारे सालों से चले आ रहे, करोड़ों साल से चले आ रहे, प्लांट्स, पेड़, ट्रीज तो चले आ रहे, तो ये रिप्रोडक्शन कर रहे तभी तो आ रहे हैं ना हमारे पास, कि वही अभी तक है। करोड़ साल पुराने वाले प्लांट्स भी अभी तक है, नहीं ना? करोड़ साल पुराने एनिमल्स अभी तक है, नहीं ना? वो क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। एक एनिमल से दूसरा एनिमल आता है, दूसरे से तीसरा निकलता है, ऐसे ऐसे करते ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो है चलता रहता है, ठीक है ना? तो यंग वंस का आना, दैट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है इसका। तो उम्मीद करता हूं रिप्रोडक्शन क्या होता है ये बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी। अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है डेफिनाइट लाइफ स्पैन, यानी कि हर एक इंसान का, हर एक लिविंग थिंग का, क्योंकि चैप्टर क्या है? लिविंग वर्ल्ड है। तो हम सिर्फ इंसान के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? तो हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? लाइफ स्पैन, ठीक है? हम बात कर रहे हैं डेफिनाइट लाइफ स्पैन। हेडिंग डाल देते हैं अच्छे से, क्या नाम है? डेफिनाइट लाइफ स्पैन। डेफिनाइट लाइफ स्पैन। अब देखो, ये डेफिनेट लाइफ स्पैन की अगर मैं बात करूं, यानी कि हर एनिमल और ह्यूमन बींग्स का और या फिर प्लांट्स का एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। यानी कि अगर नॉर्मल तौर पे बात किया है, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो लगभग जीते हैं दोस्तों, मतलब वैरी करता है, ऐसा मैं फिक्स नहीं बोलूंगा, लेकिन नेचुरल तरीका जो होता है जीने का, मतलब अगर कुछ बीमारी नहीं है उसको, तो नेचुरल तरीके से बात करें तो लगभग 80 to 100 ईयर्स तक वो जी सकते हैं आराम से। फिर अगर मैं एक डॉग की बात करूं तो डॉग जो होता है वो लगभग 18 से 20 साल जी सकता है, डिपेंड करता है कौन सा टाइप का डॉग है। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए
तो जो लाइफ स्पैन होता है हर टाइप के एनिमल्स का, हर टाइप के प्लांट्स का, हर टाइप के ह्यूमन बींग्स का, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी को लाइक नेचुरल डेथ भी बहुत जल्दी आ जाती है, 70 साल 75 ईयर्स तक नेचुरल डेथ आ जाती है, किसी की 60 ईयर्स तक भी आ जाती है नेचुरल डेथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, यानी कि जिंदगी कितनी लंबी है उसको ही बोलते हैं लाइफ स्पैन। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे जो 200 साल तक जीते हैं, ठीक है ना। बनियान ट्री, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बनियान ट्री हो गया, ये सब जो ट्री होते हैं ना वो 150 200 300 साल तक जीते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग होता है। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रिच की बात करें तो ऑस्ट्रिच 50 साल जीता है। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, आपको पता होगा, तो वो 50 साल जीता है। टर्टल्स होते हैं, कछुए, वो 100 120 साल तक जीते हैं, ठीक है ना। एलिफेंट भी बहुत ज्यादा लंबा जीते हैं। तो ये सब जो होते हैं आपको लाइफ स्पैन के बारे में बताता है, यानी कि इतने सारे लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे लाइफ जो है उनका चलता रहता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, जो कि है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे एंड इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको हर चीज का बेस बताता है। ये चैप्टर आपको इसलिए पढ़ना होता है दोस्तों, क्योंकि आगे आप जाओगे, जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन डिटेल में। अभी आप ये सब चीज छोटे छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो, बेसिक तरीके से पढ़ रहे हो। तो सेलुलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है सेलुलर स्ट्रक्चर। आप सभी को पता होगा दोस्तों, हमारा ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो एक सबसे छोटे चीज से बनता है। यानी कि हमारे शरीर में या फिर एनिमल के शरीर में या फिर प्लांट के शरीर में सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, अगर कोई पूछेगा तो आपको उनको बोलना है कि सबसे छोटा हिस्सा होता है सेल। हम किससे बने? सेल से बने, ठीक है ना। मैं आपको एक बता देता हूं कि सेल सबसे छोटा हिस्सा, जैसे कि अगर मैंने ये चमड़ी का हिस्सा मैंने काट के निकाल लिया, ये स्किन का हिस्सा ले लिया, और उसको माइक्रोस्कोप में जब मैं देखूंगा तो सबसे छोटा जो हिस्सा दिखेगा वो सेल रहेगा। अब वही सेल, बहुत सारे सेल्स होंगे तो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यूज बहुत सारे बनेंगे तो एक पूरा एक ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन रहेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर पूरा बॉडी बनेगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर, अब मेरा इतना बड़ा शरीर आपको दिख रहा है, इसके अंदर लगभग बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। बिलियन मतलब समझता है, 100 करोड़ से भी ज्यादा सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो समझ जाओ कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, जो बड़े बड़े एनिमल्स होंगे, उनके अंदर कितने होंगे। तो डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज उतने टाइप के एनिमल्स, उतने टाइप के सेल्स, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे छोटा हिस्सा सेल्स होता है। अब सेल्स के हिसाब से स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल अगर प्रेजेंट है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और अगर कोई मोर देन वन सेल से बना हुआ है, मोर देन वन सेल यानी एक सेल से ज्यादा से बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। यानी कि अभी यूनिसेल्युलर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि हम उसको देख ही नहीं सकते अपनी आंखों से, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, खासकर अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं ना, ये सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और बड़े वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो बहुत सारे सेल्स रहेंगे तो उसका साइज भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के थे तो वो छोटे से रहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे सेल्स है उसके अंदर तो थोड़े थोड़े उसके साइज बड़े होते जाएंगे। तो वो अगर एक से ज्यादा सेल है उसके अंदर, शरीर के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर कोई भी हो ऐसा, तो उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, जितने भी टाइप के बर्ड्स है, फिश है, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन था। ओके, अब चलते हैं यूजफुल लिविंग थिंग्स या फिर यूजफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन से ऐसे लिविंग थिंग्स है जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये देखो चैप्टर ही बहुत ही छोटा है, मतलब चैप्टर तो बड़ा है लेकिन जो टॉपिक्स है वो बहुत ही छोटे, क्योंकि आप 6th में हो तो बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है और मैं तो आपको एक्स्ट्रा देने की कोशिश कर रहा हूं बहुत सारी चीज। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे यूजफुल लिविंग थिंग। यूजफुल लिविंग थिंग, ठीक है। यूजफुल लिविंग थिंग्स बोल लो या फिर यूजफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल लो, जो बोलना है बोल सकते हो। तो देखो, आप अगर सोचोगे तो दुनिया हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, दुनिया हमारी क्या है? बहुत बड़ी है। और इसको अगर थोड़ा इमेजिनेशन में लाया जाए तो ये दुनिया में जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम भी आती है और कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी पहुंचाती है। तो ऐसे बहुत सारे लिविंग थिंग्स है जो हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्लांट्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि प्लांट्स के हेल्प से ही हम लोग खाना खा पाते हैं, फूड। आपको पता है, आप जो भी खाते हो, दाल, चावल, बाजरा, ज्वार या फिर ये जो फ्रूट्स खाते हो, ये वेजिटेबल्स खाते हो, ये सब क्या है? प्लांट्स के ही है ना। तो प्लांट से ही हमें खाना मिलता है इनडायरेक्टली।
ठीक है, हमें जो प्लांट्स है उससे ही खाना मिलता है, ये एक चीज हो गया। दूसरा क्या सोर्स है फूड का, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, डायरेक्टली आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। जो फिश होते हैं, एनिमल्स जैसे कि चिकन हो गया, जैसे कि आपका गोट हो गया, शिप्स हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं, मार के खाते हैं उसको। तो यानी कि ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमें काम आ रहे हैं फूड के तौर पे। फिर ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जैसे कि हॉर्स हो गए, घोड़े, बुलक हो गए यानी कि बुल्स हो गए, ठीक है ना, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, घोड़े वगैरह हो गए, ये हमें क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। फिर जैसे बैल वगैरह हो गया, उसको खेतों में यूज करते हैं, यानी ऑक्यूपेशन के लिए काम आते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे आपको एनिमल्स मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल हम इंसान अपने फायदे के लिए करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है यूजफुल लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। तो जितने भी यहां पे हो गए, जैसे कि आप सब्जी में देख लो तो मेथी हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है ना, भिंडी जिसको बोलते हैं, फिर फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, जो भी ले लो वो हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर ऐसे मेडिसिन के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तुलसी हो गया, ठीक है ना, तुलसी, अदुलसा, एस्पैरागस, बेहड़ा, ठीक है ना, ये सब जो चीज है हम लोग मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो अगर कुछ नहीं है तो हम लोग घर से तुलसी तोड़ के चाय बना के पी लेते हैं, देखा है कि नहीं, काढ़ा बना के पी लेते हैं। तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज में काम आते हैं, एज ए फूड भी काम आते हैं, एज ए मेडिसिन भी काम आते हैं, एंड बहुत सारे अलग सोर्स भी है। प्लांट्स जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके वुड हम लोग काटते हैं ताकि घर बना सके, लकड़ी का यूज करके फर्नीचर बना सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज इसका यूजफुल है। एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स हमारे लाइक सामान को पहुंचाने के लिए पुराने जमाने में काम आते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते थे। कुछ ऐसे हैं जो हल चलाने के लिए काम आते थे, कुछ ऐसे हैं जिसको मार के हम खाते हैं ताकि हमारा पेट भर सके, तो इस तरीके से काम आते हैं। गाय, बफेलो, ये सब चीज से हमें दूध मिलती है। तो यानी कि ये कितने सारे ऐसे एनिमल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं यूजफुल लिविंग थिंग्स भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और सवाल है कि अगर कुछ लिविंग थिंग्स हमारे लिए यूजफुल है तो कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, यानी नुकसान पहुंचाते होंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स है जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो अगला टॉपिक वही है हमारा, दैट इज हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर लिविंग थिंग्स लिख देता हूं, ठीक है, लिविंग थिंग्स में सब आ जाते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स। तो हार्मफुल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से ऐसे चीजें हैं, कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, रैट हो जाएंगे, स्नेक हो जाएंगे, ठीक है ना, स्पाइडर हो जाएंगे, या फिर घर में आप देखोगे कॉकरोच, लिजर्ड, ये सब जो होते हैं, छिपकली वगैरह, कॉकरोच वगैरह, ये क्या करते हैं, हमारे दोस्त है क्या ये लोग? नहीं यार, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ही आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर कोई छिपकली हमारे खाने में गिर गई तो वो पॉइजनस हो सकता है, ठीक है ना, बीमार हो सकते हैं हम लोग, पेट खराब हो सकता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। चूहा वगैरह आपको पता है कितना डैमेज करते हैं हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे चीजों को, हमारे खाने को खराब करते हैं, ठीक है ना। कॉकरोचेस होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे देखने मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे हार्मफुल जो चीजें हैं उसको करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट तो यार मॉस्किटो होता है, उसको कैसे बोल सकते हैं, मच्छर हो गए। ये मच्छर ऐसे चीज है जो इतनी खतरनाक बीमारियां, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे, मलेरिया जैसे बीमारियां हमको फैलाते हैं, और जिसके वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, इतनी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। तो सोच सकते हो कितने हार्मफुल है हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, इसीलिए टॉपिक हमें पढ़ना है, हार्मफुल लिविंग थिंग्स। फिर इसके अलावा बात करें कुछ ऐसे भी एनिमल है जैसे स्नेक हो गया, ठीक है ना, फिर स्कॉर्पियन हो गए, तो सांप काट लिया डेथ हो सकती है, मर भी सकता है इंसान। स्कॉर्पियंस हो गए, जहर फैल सकता है। बिच्छू होते हैं ना, बिच्छू, तो ये सब जो चीज है इनसे हमें बच के रहना चाहिए, जिससे हमें क्या हो सकती है, जान का खतरा भी हो सकता है। एंड कुछ ऐसे भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो हमारे इलाके में अगर आ गए तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि होता तो बहुत कम है लेकिन होता है ऐसा नॉर्मली। तो कुछ लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ जिसको बोलते हैं, लेपर्ड हो गया, हाथी हो गए, खेतों में घुस जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, डैमेज पहुंचाते हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सभी चीज अक्सर देखा गया है लोगों के अंदर कि इस चीज का खतरा हमेशा इंसान को और बाकी जानवरों को बना रहता है, पेड़ पौधों को भी बना रहता है। तो कुछ ऐसे जानवर है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो एनिमल्स की बात हो गई, ये तो एनिमल्स हमें नुकसान पहुंचाते हैं, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन और एक चीज है दोस्तों जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एनिमल्स के अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि ओलियंडर है, ठीक है ना, लैंटेना है, ठीक है ना, और फिर कुछ हार्मफुल वीड्स होते हैं ना, जैसे कि खेतों वगैरह में क्या होता है कि कुछ हार्मफुल पेड़ पौधे उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पौधे उग जाते हैं, तो वो वीड होते हैं, यानी कि वो नुकसानदायक होते हैं। तो अगर वो प्लांट हमारे खेतों में जो क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे खेती के जो चावल दाल ये सब जो होते हैं ना, उसमें अगर वो उग रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे हार्मफुल ग्रास होते हैं, हार्मफुल वीड्स होते हैं, ये सब चीज वहां पे उगते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लांट्स में भी बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की यहां पे वो लोग का कैपेबिलिटी होता है। तो ये सब चीज हमें इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो हार्मफुल लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी आ जाते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वो भी आते हैं जो भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एंड चलते हैं सीधा आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे, ठीक है, जिसका नाम है यहां पे वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों। तो वाइल्ड एनिमल्स पे आ गए हम लोग, लास्ट टॉपिक हमारा वाइल्ड एनिमल्स। तो अगर इसकी बात करें वाइल्ड एनिमल्स की, तो बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स है दोस्तों, वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है दूसरे को मार के खाना, क्योंकि उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है हमारे जैसा कि हम पेड़ पौधे तोड़ के लाके, प्लांट्स फ्रूट्स तोड़ के लाके खा सकते हैं। उनके पास वैसी कैपेबिलिटी नहीं है। वो लोग को प्रीडेटर्स बनाया गया, यानी भगवान ने जब नेचर तैयार किया था तो नेचर से ही उनको ऐसा मिला हुआ है, नेचर से उनकी बनावट ऐसी है कि वो प्रीडेटर्स रहेंगे। प्रीडेटर्स का मतलब होता है दूसरे को ही मार के खा सकते हैं, कच्चा, वो भी पका के भी नहीं, दूसरे को मार के खाना। दैट इज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स में लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, ठीक है ना, ऐसे जितने भी आप देख सकते हो, ठीक है ना, वुल्फ हो गए, ये सब जो होते हैं ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी और जानवर को अपना शिकार बनाते हैं, उनको मारते हैं और उनको ही खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। और यही सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स है ये इंसानी की बस्तियों में भी आ जाते हैं, यानी कि जो इंसानी इलाका रहता है, बस्ती होती है जहां पे लोग रहते हैं, तो अगर उनको जंगल में अपना खाना नहीं मिला तो वो खाने की तलाश में इंसान के घर तक पहुंच जाते हैं। देखा है हमने, बहुत सारे न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा कि यहाँ पे शेर घुस गया, यहाँ पे तेंदुआ घुस गया, लेपर्ड घुस गया, चीता घुस गया। तो वो लोग देखते हैं कि आसपास डॉग हो, कैट हो या फिर कुछ इंसान हो मिल जाए तो उनको भी मार के खा सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़ी तो ये सब चीज भी होता रहता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा टॉपिक वाइल्ड एनिमल्स का। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी टॉपिक्स हमने आज कंप्लीट कर दिए, जो भी आपके चैप्टर में बचा हुआ था। तो यानी कि फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो चैप्टर है वो हो गया है टोटली कंप्लीट। जितने भी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में थे हमने टोटली कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए। अगर आज हमने देखा, थोड़ा सा देख लो, तो हमने क्या क्या पढ़ा, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई देखा, रिप्रोडक्शन देखा, डेफिनेट लाइफ स्पैन देख लिया, सेलुलर स्ट्रक्चर देख लिया, यूजफुल लिविंग थिंग्स, हार्मफुल लिविंग थिंग्स, वाइल्ड एनिमल्स, इतने सारे टॉपिक्स हमने आज कवर कर दिए हैं। और उम्मीद करता हूं हर टॉपिक आपको कंप्लीट करके और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज हमें कमेंट करके बताना। और आप लोग के लिए एक सजेशन भी दे रहा हूं मैं कि आप लोग जो है वीडियो को एक दो बार और देख लोगे, यानी कि आपने एक बार देख लिया तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है वो एक फ्लो में समझ में नहीं आता है, तो कभी कभी आप दोबारा एक वीडियो को लगा के देख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के हमारे वीडियोस होते हैं और क्वालिटी एजुकेशन हम देते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज जो बेस होता है, जो गहराई होती है, वो सब चीज हम देते हैं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को एक दो बार देख लोगे, ट्रस्ट में आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेक्निक मेरा पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर से करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। और शेयर जरूर से करना, आपके जितने भी 6 स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है, छोटे स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है, बड़े स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स है, उनको शेयर करो ताकि ये वीडियो जो है हम मेहनत करके जो बना रहे हैं वो आगे तक रीच हो सके। अगर हम वीडियो बना रहे हैं और ये रीच नहीं हुआ, बाकी लोगों तक, पब्लिक तक रीच नहीं होगा, तो यार हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, बहुत ही कम समय लगता है शेयर करने में। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करें एंड उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।